अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजैद नकवी है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना चाहता हूँ कि एआई आपकी वीज़ा फ़ाइल कैसे रिजेक्ट करता है। सबसे पहले आप इसमें ये चीज़ इंश्योर कर लें कि आप एम्बेसीज़ आपकी फ़ाइल असेसमेंट के लिए एआई हेल्प लेती हैं। जब वो एआई से हेल्प लेंगे तो एआई आपकी सारी की सारी फ़ाइल को वो खुद से इवैल्यूएट करता है और वीज़ा अफ़सर को रिकमेंड करता है कि ये फ़ाइल वीज़ा के लिए एलिजिबल है या नहीं है। दूसरा, इसके अंदर वो आपको मार्क्स इसमें एलोकेट करेगा कि इसमें कितने परसेंट चांस हैं। फिर वो उसकी रिलायबिलिटी बता देगा, असेसमेंट करके दे देगा उसको। तो ये जो फ़ाइल की असेसमेंट है, जहाँ पे एक पहले वीज़ा अफ़सर वो फ़िज़िकली उन चीज़ों को देखता था और अभी ये सारा का सारा सिस्टम जितना भी होता है फ़ाइल असेसमेंट का, ये एआई के थ्रू किया जाता है। कहीं न कहीं पहले भी टूल्स का यूज़ किया जाता होता था, लेकिन वो एक जस्ट रिकमेंडेशन के लिए होता था। लेकिन अब एआई यहाँ पे ह्यूमन रिप्लेसमेंट के तौर पे काम कर रहा है और वो आपको पहले से ही वो वीज़ा अफ़सर को अपनी फ़ाइल आपकी उसको असेस करके दे देगा। सम टाइम आपका क्वेश्चन होता है कि हमारी फ़ाइल को देखा ही नहीं गया या उसको अच्छे तरीके से असेस नहीं किया गया। प्रॉब्लम ये नहीं होती है इसमें। प्रॉब्लम ये होती है कि जब एआई आपकी पूरी की पूरी फ़ाइल को इवैल्यूएट करता है, तो वो ऑलरेडी उन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है कि जहाँ पे उसको फ्लॉज़ और गैप्स नज़र आते हैं। तो जहाँ पे भी उसको ज़रा-सा भी गैप नज़र आएगा, वो उस चीज़ को इंडिकेट कर देगा और वीज़ा अफ़सर आपकी फ़ाइल को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ कि उसमें कहाँ-कहाँ पे जो उसकी इवैल्यूएशन है, वो उसकी जो एआई है, वो कहाँ-कहाँ पे गैप्स को इंडिकेट करता है और ये आपकी वीज़ा रिजेक्शन का बायस बनते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है, वो इसमें आ जाता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करता है सबसे पहले। जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा एआई, जहाँ पे भी उसको मिसकंडक्ट आपको मिलेगा, वहीं पे वो कंट्राडिक्शन को देखते ही वो उस चीज़ को हाइलाइट कर देता है। मिसाल के तौर पे आपकी वो सबसे पहले इसमें लाइफ़स्टाइल को उसमें ऑब्ज़र्व करेगा, बिहेवियर आपका वो उसमें ऑब्ज़र्व करेगा। इसको बैंक बैंक स्टेटमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की है और आपने उसको बिज़नेस अपना क्राइटेरिया बता दिया हुआ है। जब वो आपका बिज़नेस देखता है कि ये बिज़नेस कौन-सी कैटेगरी का है, तो उसके साथ-साथ जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, वो आ जाएगी, टैक्स रिटर्न आ जाएगी। वो इन तीनों चीज़ों को इनलाइन करेगा। ये बिज़नेस फ़ाइल है और ये बिज़नेस इतना अर्न करता है, ये इनकी ट्रांज़ैक्शंस हैं और इसके बाद ये इतना इनका टैक्स पे हुआ है। जब वो तीनों चीज़ों को इनलाइन करेगा तो वहाँ प अगर उसको गैप्स नज़र आएगा, तो वो फ़ौरन से उसको इंडिकेट कर देगा कि इस बिज़नेस से ये रेवेन्यू हो ही नहीं सकता। और अगर उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ ट्रांज़ैक्शंस ऐसी हैं, जो अनयूजुअल हैं, लेट्स सपोज़ आपने उसके अंदर 10 लाख, 15 लाख रुपए यकदम आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, वो अमाउंट एक सर्टेन टाइम के बाद वहाँ से यकमुश्त वहाँ से निकल गई है, तो वो इस चीज़ को फ़ौरी तौर पे इंडिकेट कर देगा। ये चीज़ उस कनेक्टिविटी से हट जाएगी कि इसके पास प्रॉपर इसका जो बैंक इसकी जो सेविंग है वो प्रॉपर इसके पास नहीं है और उसी के मुताबिक उसने टैक्स रिटर्न को चेक करना है। तीनों चीज़ों में जब उसको गैप्स नज़र आएँगे कि बिज़नेस अलग है, बैंक स्टेटमेंट आपकी अलग है उस चीज़ में और टैक्स रिटर्न आपकी अलग है, तो वहाँ से वो उसको इंडिकेट कर देगा। तो ये आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की है, ये इसमें असेसमेंट आ जाती है। दूसरी चीज़ इसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अब यहाँ पे वो एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और फ्रेश पासपोर्ट है आपका। आप इस फ्रेश पासपोर्ट के साथ एकदम से आप दुनिया के आखिरी कोने में क्यों जा रहे हैं? यहाँ से आपने यूके या आपने कनाडा या आपने यूएसए में आपने ट्रैवल करना है। तो वो असेस करेगा इस चीज़ को कि ऐसा आखिर क्यों है कि यहाँ से आपके करीब में दुबई है, आप दुबई नहीं गए। आपके करीब में पड़ता है थाईलैंड, आप मलेशिया, श्रीलंका, आप वहाँ पे नहीं गए। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से वो मूव कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, आप यूके में, आप यूएसए के लिए, कनाडा के लिए। इस चीज़ को वो फ़ौरन से डिटेक्ट करके वो उस चीज़ को बताएगा कि ये अनयूजुअल एक चीज़ आ जाती है। उसके बाद फिर इसमें आ जाता है कि आप एक बड़ा अमाउंट अचानक से, जो मैंने पहले भी चीज़ डिस्कस कर दी है कि एक बड़ा अमाउंट आप करते हैं और उस बड़े अमाउंट से वो एक चीज़ होती है जो बिज़नेस के साथ रेलेवेंट नहीं होती। आपका बिज़नेस जो भी आपकी जॉब है वो इन चीज़ों के उस चीज़ों के साथ आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता वो अमाउंट। वो इस चीज़ को इस कैटेगरी में लेगा कि इन्होंने जस्ट एक वीज़ा अप्रूवल के लिए यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट रखा है और जैसे ही इनका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो ये इसको विथड्रॉ कर लेंगे। तो इस चीज़ को भी वो फ़ौरन से असेस कर लेता है और इस चीज़ का भी वो आपको नोटिस कर देगा, वीज़ा अफ़सर के नोटिस में ले आएगा चीज़। इसके बाद आ जाता है कि इसमें जो फ़ेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सम टाइम हम कुछ फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, यानी कि
आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग करके लगा दिए। जब वो एडिटिंग करके आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो उस चीज़ के अंदर क्या हो जाएगा कि वो फ़ौरन से डिटेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आजकल जितना भी एआई है वो मोस्टली चीज़ों को वो सेंस कर जाते हैं कि उनके जो रेफरेंस नंबर होते हैं, पैटर्न नंबर्स होते हैं, क्यूआर कोड्स होते हैं, ये चीज़ें सारी की सारी आजकल एक्सेसिबल होती हैं इजीली। जब एआई आपकी चीज़ को असेस कर लेगा तो उस चीज़ के अंदर वो उसको फौरी तरीके से आपको वो आपको इंडिकेट कर देता है उसमें। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आगे आती है, फॉर एग्जांपल आपकी जो सैलरी स्लिप्स होती हैं, कुछ सैलरीज आपकी अनयूजुअल, आपकी 1 लाख सैलरी है, कहीं पे आपकी 90,000 आ रही है, कहीं पे आपकी 120 आ रही है, कहीं पे 130, कहीं पे 80,000। जब ये कंट्राडिक्शन होते हैं तो ये उस चीज़ को अंदर एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है आगे। इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है एआई को कि वो जो एक आपकी स्मूथ एक स्टेबल इनकम होती है, वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी एक प्रॉपर इनकम नहीं है। या तो वो सैलरी होनी चाहिए या वो एक प्रॉपर अर्निंग होनी चाहिए। अगर एक बिजनेस भी होता है तो उसकी कुछ ना कुछ एक एवरेज होती है। अगर आप एक महीने के 1 लाख कमा रहे हैं तो अगर आप 1 लाख के अंदर से 90,000 हो सकता है, 95 हो सकता है, 120, 115, लेकिन किसी भी बिजनेस पोटेंशियल के अंदर एक एवरेज चलती है, वो उसी एवरेज के अराउंड वो घूमता रहता है। लेकिन वो कभी भी ये नहीं होता कि कभी वो 50,000 पे आ जाती है, कभी वो 2 लाख 3 लाख में चली जाती है। तो ये जहाँ पे भी वो कंट्राडिक्शन आते हैं, इसमें इतना ज़्यादा गैप आता है आके, तो वहाँ पे वो उस चीज़ को वो इंडिकेट कर देते हैं आगे। देन इसमें कुछ ये होते हैं कि अब आप किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि जो अक्सर कुछ इस तरह के फेक केसेस बनाते हैं, तो उनके आईपी एड्रेसेस उनके हो सकता है कि उनके नोटिस में हों पहले से। तो जब वो एआई उस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि ऑलरेडी इन आईपीज़ के अंदर से हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आए हुए हैं जो रिपोर्ट हुए होते हैं, जिनके अंदर फेक फर्जरी डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं आके, अक्सर एजेंट्स इस तरीके से करते भी हैं लोग। तो इन चीज़ों को वो फ़ौरन से डिटेक्ट करता है और अपनी वो असेसमेंट दे देता है उस चीज़ के ऊपर आके। इसके बाद आपके जो मल्टीपल रिजेक्शंस होते हैं, ये चीज़ बहुत कॉमन होती है कि आपकी एक वीज़ा हिस्ट्री के अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा इसमें मल्टीपल रिजेक्शंस आपके लगे हुए हैं डिफरेंट कंट्री से। तो इस चीज़ को भी उसको असेस करने में आसानी हो जाती है कि ऑलरेडी एक बंदा इतने अगर एम्बेसी से रिजेक्टेड है तो इसका मतलब है कि ये इनकी फाइल वीक है और ये एलिजिबल हमारे क्राइटेरिया में नहीं आते। उसके बाद जो आपकी मोस्टली उसके अंदर जो एम्बेसीज असेस करती हैं वो आपका एक एप्लीकेंट का जो एनालिसिस होता है, रिस्क एनालिसिस, कि उसमें पता ये चलता है कि आपने एक ट्रैवल प्लान दिया होता है और ट्रैवल प्लान आपका होता है, लेट्स सपोज आपने एक सिटी का दिया हुआ है, आपका एयरपोर्ट कहीं और आता है, आपने कहीं से ट्रैवल किया, किसी जगह पे आप लैंड की एक सिटी के अंदर, वहां से एक सिटी आपका बन जाता है तकरीबन 100 किलोमीटर। आपने उस सिटी के अंदर दिया, जो सेंटर आपका प्लान होता है वो होता है तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर उनका सिटी। आप मल्टीपल सिटीज का प्लान दे देते हैं, लेट्स सपोज। ये एक मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। आपने एक जगह पे आपने ट्रैवल किया, इस सिटी मैंने ट्रैवल करना है, फिर मैंने उस सिटी को भी ट्रैवल करना है, मैंने फलां भी अट्रैक्शन विजिट करनी है, फलां भी करनी है। जब आप मल्टीपल सिटीज उसके अंदर एक ट्रैवल प्लान दे देते हैं तो एआई उस चीज़ को फ़ौरन से असेस करता है कि एक नेचुरली, ऑर्गेनिकली ये बंदा इतना मूव ही नहीं कर सकता। इसका 5 दिन का प्लान है, टूर है इसमें। ये यहाँ से लैंड करेगा और एक वहाँ से इतनी दूर से ट्रैवल करके वहाँ पे पहुँचेगा, तो इसने आराम भी करना होगा, ये थका हुआ होगा। यहाँ से इसने 1 दिन ये विज़िट कर लिया। कैसे पॉसिबल है कि यहाँ से ये 1000 किलोमीटर दूर ये वहाँ पे जा रहा है? लेट्स सपोज़ अब यहाँ से इस्लामाबाद एक बंदा ट्रैवल करता है, वो बाहर से इस्लामाबाद में आता है। अब अगर उसने इस्लामाबाद का भी उसने प्लान दे दिया हो, ट्रैवल प्लान, उसने क्वेटा का भी दे दिया हो, उसने कराची का भी दे दिया हो, तो एआई तो इस चीज़ को फ़ौरन से असेसमेंट कर लेगा कि कैसे पॉसिबल है कि 5 दिन के अंदर बंदा यहाँ से कराची भी मूव करेगा, वो भी विज़िट करेगा, फिर उसने वहाँ पे क्वेटा को भी विज़िट करना है और क्वेटा से फिर वापस उसने इस्लामाबाद से वापसी की फ़्लाइट भी लेनी है और चले जाना है। ये चीज़ें अनयूजुअल किस्म का ट्रैवल प्लान आपको उसके असेसमेंट में लेके आएगा। तो जहाँ पे भी उसको एक अनयूजुअल चीज़ लगेगी जो बिल्कुल इनह्यूमन लग जाती है आगे, जहाँ पे एक पॉसिबिलिटी नहीं आती, तो वहाँ पे वो उस चीज़ को इंडिकेट करके एक नेगेटिव मार्किंग में लेके आ जाता है। फिर अगर हम इस चीज़ को बॉटम लाइन में ले जाते हैं, बॉटम लाइन में अगर लेके आते हैं, तो एक बैलेंस प्रोफाइल क्या होती है? एक होती है बैलेंस प्रोफाइल की, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर तरीके से सबसे पहले अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आप एक जॉब होल्डर हैं, तो आपकी एक प्रॉपर इनकम आनी चाहिए, एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए। आपका मोर देन 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर अगर आपका एक्सपीरियंस है एक जॉब के साथ, आप कनेक्टेड हैं किसी इदारे के साथ, तो ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी ज़ाहिर करती है कि आप कमिटेड हैं एक जगह के ऊपर और स्टेबिलिटी के साथ आप काम कर रहे हैं। वहाँ से आपकी एक सैलरी है जो ग्रोइंग सैलरी है, पहले आप 100 के ले रहे हैं, तो आप 120, 130 के आप अभी आप यहाँ से ग्रोइंग कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं आप।
फिर आपकी वो जो बैंक सैलरी है, वो आपकी सैलरी जो है वो बैंक के अंदर क्रेडिट होनी चाहिए। अगर वो फर्स्ट को क्रेडिट हो रही है तो ये मंथली आपकी जो 6 जो लास्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होंगी, उन्हीं के अंदर वो चीज़ शो हो जाएगी। वहीं बैंक स्टेटमेंट में आप अपना वो उसको क्रेडिट भी कर रहे हैं, वहीं से आप अपना एक्सपेंस भी कर रहे हैं। लास्टली जब आप ये चीज़ों को इनलाइन करेंगे अपने इंटरव्यू प्लान के साथ कि मैं ये जॉब करता हूँ, इतने सालों से मैं इस जॉब के साथ कनेक्टेड हूँ और ये मेरी सैलरी है, ये मेरी इनकम है, प्रॉपर तरीके से ये मेरी यहाँ पे कास्ट हो रही है, देन मैं टैक्स पे भी कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद ये मेरा प्लान है, मैंने 5 डेज़ मैंने वहाँ इस सिटीज़ के अंदर ट्रैवल करना है और इसको मैं ट्रैवल करने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाना है। तो जब उसको एक कंसाइज प्लान देंगे आप एक, तो उस तरीके से वीज़ा अफसर को बड़ी आसानी से चीज़ों को इनलाइन करने का मौका मिलेगा और एआई को भी आसानी से समझ आ जाएगी कि ये यहाँ पे ये जॉब करते हैं, इतने सालों से यहाँ पे हैं, सेटल हैं, फिर ये इनकी एक स्टेबल इनकम है और ये इनका एक प्लान बना है, वोकेशनल प्लान 5 दिन का, 7 दिन का। तो उसको चीज़ें ऑर्गेनिक लगेंगी। जहाँ पे एआई को चीज़ें एक बिल्कुल इनलाइन पिन पॉइंट आपस में कनेक्टेड होती नजर आएंगी, वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो इसकी असेसमेंट दे देगा पॉजिटिविटी की तरफ और वो आपकी फाइल को रिलायबल कंसिडर करेगा। तो वीज़ा अफसर को भी आसानी हो जाएगी, आपसे वो ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, आपकी फाइल के ऊपर उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑलरेडी उसकी सारी की सारी असेसमेंट एआई कर चुका होगा, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस हायर हो जाते हैं। इन अदर सेंस अगर हम दूसरे सेंस में बात करते हैं इसमें, अगर वीज़ा अफसर को उसको एआई को अगर वहाँ पे कुछ भी एम्बिग्यूटी नज़र आती है, चीज़ें उसको इनलाइन नज़र नहीं आती, उसको स्ट्रक्चर नज़र नहीं आती, चीज़ों का आपस में कनेक्शन नहीं बन पा रहा होता, तो एआई आपके वीज़ा के ऊपर नेगेटिव रिमार्क्स दे देता है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है इसमें। तो जब भी आपको एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, एआई को यूज़ करने की ज़रूरत है। एआई आपके काम आ सकता है कि अगर आप अपनी फाइल को बैलेंस तरीके से बनाएंगे, अपनी हर एक चीज़ को, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप इनलाइन तरीके से पोर्ट्रेट करेंगे कि जहाँ पे उसको असेसमेंट करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, उसको एक लाइन में सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आप कहाँ से आपकी अपनी स्टार्ट होती है और कहाँ से आपने वापसी एंड करनी है, सारी चीज़ें जब एक लाइन में उसको नज़र आएंगी, तो वो आपकी असेसमेंट जो है उसमें पॉजिटिव साइन देगा और आपका वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू।